नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास वितरण करेंगे। करीब 5.51 लाख लाभार्थी आज गृह प्रवेश करेंगे। 6,637 करोड़ की लागत से ये आवास तैयार किए गए हैं, जिनका लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। लाभार्थियों को आवास की चाबी बांटेंगे सीएम योगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत ये आवास हैं। लाभार्थियों से सीएम योगी करेंगे संवाद। सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। तो आवास वितरण कार्यक्रम है। लाभार्थियों को आवास की चाबी बांटेंगे सीएम। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत ये आवास 5.51 लाख लाभार्थी गृह प्रवेश करेंगे। लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। लाभार्थियों को आवास की चाबी बांटेंगे सीएम। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत यह आवास दिया जा रहा है। घर का सपना साकार होगा। 6,637.77 करोड़ की लागत से घर लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी जाएगी। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत यहां पर ये घर दिए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में 40 लाख लाभार्थियों को घर मिला है। 5.51 लाख लाभार्थियों को घर मिलेगा। यहां पर आज आवास की चाबी सौंपेंगे मुख्यमंत्री। यह बड़ी खबर। सीएम आवास पर 11 बजे कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अलग अलग जगहों से इस पूरे कार्यक्रम में लोग जुड़ेंगे। तो आवास वितरण कार्यक्रम आज होना है उत्तर प्रदेश सरकार का। 5.51 लाख लाभार्थियों को घर मिलेंगे। अनामिका सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। आज उन लोगों का सपना साकार होगा जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सरकार उनको ये बड़ी सौगात देने जा रही है। रोटी और कपड़े के बाद एक मकान ही और एक अपनी छत ही ऐसी जरूरत होती है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति सारी जिंदगी सपना देखता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। और आज इसी कड़ी में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आज बहुत सारे लाखों लाभार्थियों को नए आवास की चाबी मिलेगी। साथ ही साथ बता दूं आपको कि करोड़ों की लागत से जो आवास बने गए हैं, बनाए जाने हैं भविष्य में, उसका भी लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 5 लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। आपको याद होगा इसके पहले एक बड़ी खेप जो थी उसको जब उसकी चाबी दी गई तो पीएम मोदी ने खुद वर्चुअल संवाद किया था। और आज इसी कड़ी में करीब 6 लाख जो लाभार्थी हैं उनको आवास की चाबी दी जाएगी और मुख्यमंत्री खुद उन लाभार्थियों से बातचीत करके उनके अनुभव साझा करेंगे। और सरकार जिस तरीके से चुनाव से पहले तोहफों की बारिश कर रही है और तमाम योजनाओं के जरिए प्रयास ये करे कि चुनाव से पहले सरकार के कामकाज का माहौल बने, उस कड़ी में आज बड़े सौगात मानी जा रही है। कम से कम पीएम आवास के तहत तमाम लोगों को, लाभार्थियों को जो आवास की योजना के तहत आवास मिलने वाले हैं, ये माना जा रहा है कि ये इनके लिए एक बड़ी लकीर होगी जिसके तहत सरकार ये प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए। 11 बजे एक बार फिर लौटेंगे हम आपके पास। तब इस बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबर गाजियाबाद से है। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उनके खिलाफ मसूरी थाने में 2 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक केस राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दर्ज कराया है। दरअसल यति नरसिंहानंद के ट्विटर पर 3 वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं एक वीडियो में महिला नेताओं को लेकर अभद्र बातें कही जा रही हैं। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती के विरुद्ध 2 FIR पंजीकृत हुई हैं। दोनों ही अलग अलग घटनाएं थीं जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। तो ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था। इस पर महिला आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की थी और उसमें FIR इसमें पंजीकृत की गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
लखनऊ में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा ने बीएसपी की महिला प्रबुद्ध सभा को संबोधित किया। सभा में प्रदेश भर से महिलाएं बुलाई गई थीं। कल्पना मिश्रा ने 2022 के लिए बीएसपी और मायावती के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि तथाकथित अपराधियों के नाम पर ब्राह्मण परिवारों के चिराग बुझाए जा रहे हैं। तहसील थानों में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बीएसपी की महिला प्रबुद्ध सभा को सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी ने संबोधित किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की। प्रबुद्ध सभा का आयोजन किया गया। कल्पना मिश्रा ने बीजेपी पर तंज कसा। बीएसपी की महिला प्रबुद्ध सभा को संबोधित किया गया। सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी के द्वारा इसको कार्यक्रम को संबोधित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थीं। डेढ़ साल बाद स्कूल आकर मेरठ में छात्रों के चेहरे खिल गए हैं। स्कूल में पहले दिन छात्रों का स्वागत किया गया। 50% छात्रों के साथ फिजिकल क्लास से शुरू हो गई है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। ऑनलाइन पढ़ाना इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, बट जो हम फिजिकली हम पढ़ा पाते हैं बच्चों को, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन बच्चे भी मिस कर रहे थे। आप बताएं कि कितना अच्छा लगा स्कूल आकर? बहुत अच्छा। किस किस को मिस कर रहे थे इतने दिनों से? फ्रेंड्स को, गार्डन्स को, मैम्स को, वो सबको मिस कर रहे थे। फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे, अपना स्कूल मिस कर रहे थे, और दूसरी जो चीजें उनको मिस कर रहे थे। आज पेरेंट्स भेजना चाहते थे स्कूल, मतलब मन में कोई आशंका तो नहीं थी तीसरी लहर आने वाली है? नो सर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मास्क नहीं उतारूंगी और पालन करूंगी कोरोना के जो हमें बताए गए हैं। क्या क्या साथ लाइए? सैनिटाइजर है साथ? यस सर, मास्क, सैनिटाइजर एंड बार बार हैंड वॉश करना है एंड सोशल डिस्टेंस। बच्चों को बिल्कुल रटा कर भेजा गया है कि सोशल डिस्टेंस, मास्क नहीं उतारना है और बार बार सैनिटाइजर भी करना है, क्योंकि कोरोना से बचना है तो कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। वहीं सहुदा के सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं सर, जिले की क्या स्थिति है? क्या पेरेंट्स का कंसेंट है? भरोसा आ रहा है पेरेंट्स में? तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है? देखिए, हल्का सा भय तो जरूर रहता है, मगर उसके बावजूद करीब 70% पेरेंट्स ने अपनी सहमति ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस के लिए दी थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार छोटे बच्चों के स्कूल खुले तो स्कूल जाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। आगरा के संजय पैलेस स्थित एक स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। कोरोना काल में पहली बार छोटे बच्चों के स्कूल खुले हैं और बच्चे लंबे अरसे के बाद अपने अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। आप देखिए, बच्चे मास्क भी लगाए हैं और सैनिटाइज भी उन्हें किया जा रहा है। तो हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा। बेटा एक मिनट रुकना। बेटा, क्या नाम है आपका? जो है सिमरा। कितने दिन बाद स्कूल आए, कैसा लग रहा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। कितने दिन से घर में थे? 1 साल से। तो अब क्या कहेंगे, बच्चे खुला रहे स्कूल? तो ये छोटे बच्चे हैं और भी बच्चों से हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम आपका है, कैसा लग रहा है? निशांगी प्रजापति। क्या लग रहा है स्कूल में आए इतने दिन बाद? अच्छा लग रहा है। किससे मिलेंगे? बच्चों के साथ वालों से? क्या? दोस्तों से मिलेंगे? यस। और भी बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? प्राची प्रजापति। किस क्लास में है और कैसा लग रहा है? 6B। कैसा लग रहा है स्कूल? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहां पर आज से स्कूल खुल गए हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे बच्चे। आगरा की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में बनेंगे 5 नए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यहां पर नए विद्यालय बनाने की संस्तुति की है। कन्नौज, नोएडा, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर में बनेंगे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। चयनित जिलों में 5 एकड़ भूमि विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई है। शामली, मुजफ्फरनगर, मऊ, बागपत, हापुड़ के लिए भी मांगे गए हैं प्रस्ताव। प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित। 20 आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण जारी है। आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक होती है शिक्षा की व्यवस्था। 85% ग्रामीण
15% छात्र शहरी क्षेत्रों से किए जाते हैं चयनित। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, राप्ती, घाघरा जैसी तमाम नदियों का जलस्तर कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, गोरखपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी 3 तस्वीरें देख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं। कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। पहाड़ों पर बारिश और नेपाल के बैराजों से हुए वाटर रिचार्ज के बाद गोंडा के लाखों लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर है। कर्नलगंज, तरबगंज तहसील इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों के सामने खाने पीने, रहने और पशुओं के चारे की काफी दिक्कत हो रही है। तटबंधों पर कटान का खतरा और नदी के तलहटी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सदर तहसील के कई गांव जलमग्न हैं और कई गांवों का संपर्क मार्ग कटा हुआ है। हालांकि जल शक्ति मंत्री हालात काबू होने का दावा कर रहे हैं। उधर पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही हो रही है। शारदा नदी ने पूरनपुर तहसील क्षेत्र के तलहटी में काफी तबाही मचाई है। यहां दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। कटान के चलते कई गांव में पानी घुस गया है और घर नदी में समाने की कगार पर हैं। खेतों में लगातार पानी भरने से फसलें खराब हो रही हैं। इससे किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि अफसर और नेता यहां आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। 90 से कट रहा है, पूरा इलाका ऐसे हो गया। हमेशा ऐसे आश्वासन देते हैं, बड़े अधिकारी भी आते हैं। जिस दिन बहुत बड़ा अधिकारी साल में एक बार आएगा, उस दिन यहाँ पे 200-300 आदमी लग जाएंगे। उसके बाद फिर काम बंद। इसलिए राणा प्रताप नगर का पूरा ज़मीनें कट गई कई सालों से। पूरा इलाका नरोसा ये सब बर्बाद हो गया सब। अब इधर 3-4 गांव, हमारा गांव भी खतरे में बहुत है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। अलीगढ़ के अतरौली में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 13वीं में 1400 कारीगर हजारों लोगों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी समेत बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे शहर को कल्याण सिंह के पोस्टरों से पाट दिया गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 13वीं को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वीआईपी पंडाल के बाहर का जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, भारत माता यानी कि इंडिया का पूरा मैप बनाया गया है, जहाँ पर जो एक श्रद्धांजलि की दी जाएगी उसकी तैयारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। सुरक्षा का जो है वो पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहीं पर पहुँचेंगे। श्रद्धांजलि के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी पहुँचेंगे। और ये फ़िलहाल जो है वो यहाँ का मेन जो द्वार है वो है, और इधर से ही फ़िलहाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो आएंगे, और उनके साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो भी यहीं पहुँचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कल्याण सिंह के इस 13वीं समारोह में कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं उनको भी पहुंचने की उम्मीद है, और इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार से सुरक्षा का कोई चूक ना हो, और इसीलिए पूरे अलीगढ़ में कहीं ना कहीं कल्याण सिंह के
पोस्टर्स और कैलेंडर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, पूरा शहर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और उसी की तैयारी फिलहाल यहाँ पर अलीगढ़ के एक स्कूल में किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 अलीगढ़। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 11,000 के लाइन के करंट से झुलसकर लाइनमैन की मौत हो गई, जबकि लाइनमैन ने शटडाउन ले रखा था, लेकिन विभाग के किसी कर्मचारी ने अचानक शटडाउन खोल दिया। इसकी चपेट में आकर वो बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के गांव कुकर गांव का है। मामले को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। ये कुकर गांव का मामला है। संविदा कर्मी था और आज जो बताया गया है, ये काम कर रहा था बिजली का, शटडाउन लिया गया था। अब शटडाउन के बीच में ही बिजली आ गई और उसकी डेथ हो गई। तो पब्लिक थोड़ी नाराज़ थी। पब्लिक को समझा बुझा दिया गया है और जो तहरीर लिख के देंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई होगी और जो भी प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी, हमने एसडीएम एडीएम को भी बुलाया है, उनकी पूरी मदद की जाएगी। नोएडा से बड़ी खबर है। 1 करोड़ 5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। नगला नगली गांव में एयरफोर्स की जमीन के नाम पर ठगी की गई है। मैसर सत्या पॉपकॉर्न के डायरेक्टर ने शिकायत की, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेशों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ब्रह्म सिंह, इंजीत सिंह और सतवीर खटाना के नाम पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पिता द्वारा बेटी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे प्रमुखता से दिखाए जाने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए तत्काल आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में क्षेत्राधिकारी पवन गौतम ने बताया कि पत्नी की तहरीर पर राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। और सुपरटेक मामले में सीईओ ऋतु महेश्वरी का बड़ा एक्शन। 2 एसीईओ की अध्यक्षता में आपको बता दें कि कमेटी गठित की है। प्लानिंग विभाग के अधिकारी रडार पर हैं। प्लानिंग विभाग के एक तत्कालीन मैनेजर पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने टेढ़ी निगाहें की हैं। पूर्व में भी रहे अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो सुपरटेक मामले में यहां पर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने यहां पर बड़ा एक्शन लिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरीके से कोर्ट लगातार प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहा था, उसके बाद अब प्राधिकरण सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। पर हमेशा से सवाल रहा है। ऐसे में छवि साफ सुथरी रही, इसको देखते हुए जो प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है। 2 एसीओ की अध्यक्षता में टीम गठित की है और एक पूर्व मैनेजर जो इस समय जिनका ट्रांसफर हो गया है, उन पर निगाहें टेढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला हाल फिलहाल में कोर्ट में गया, कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स हुई, इसकी जानकारी आला अधिकारियों को नहीं दी गई थी। तो ये जो है, इस पर एक टीम गठित की है और अब जैसे ही इस पर रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर शिकायत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो पूर्व में भी अधिकारी रहे और कर्मचारी रहे हैं जिसमें इनकी संलिप्तता रही है, उन पर भी कार्रवाई होगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।